हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और कम समय में जो है सो कोशिश करेंगे कि ये JCERT के विज्ञान का क्लास 7th जो है, क्लास 7th का पार्ट 3 जिसका नाम है जल अनमोल संसाधन, इसका क्वेश्चन आंसर जो है सो हम फटाफट कराने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए चुनौतीपूर्ण यही होगा कि कम समय में हम कितने अधिक क्वेश्चन को करा पाते हैं। स्टूडेंट की मांग जो है सो यही होती है। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप मेरे चैनल पर बने रहें। ये तीसरा चैप्टर जो है हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और पार्ट 1 और पार्ट 2 का हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। और एक करंट अफेयर्स का भी एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ कुछ जीके का, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पार्ट 3 का। देखिएगा, जिसका 1 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सही अथवा गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो 1 नंबर है, देखिएगा यहाँ पे। चलिए हम शुरू करते हैं, ब्रश ले आते हैं। तो 1 नंबर में दिया गया, भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सही या गलत। तो यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है ना, गलत। उसके बाद ख नंबर में है, जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी करते हैं। गलत, जी नहीं। जब गर्मी का समय आता है तो जल का कमी जो होता है, सारी नदियाँ, तालाब A to Z जितना भी चापाकल भी हैं, तो देखिए उसका पानी सूख जाता है, जल स्तर नीचे गिर जाता है अत्यधिक गर्मी के कारण। तो जो है जल की कमी जो है सो गाँव शहर सभी जगह होते हैं। तो ख नंबर में क्या होगा, ये देख लीजिए, गलत। ठीक है, इस तरह से ग नंबर में, नदियों का जल खेतों की सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। ये सही है या गलत? ये भी गलत होगा, क्योंकि हमें खेतों की सिंचाई करने के लिए हम कुएं में भी मोटर लगा सकते हैं, मशीन लगा सकते हैं, तालाब में भी लगा सकते हैं, और नदियों की मदद से भी हम सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम चलते हैं घ नंबर में, भौम जल हर जगह पीने लायक होता है। जी नहीं, भौम जगह हर जगह पीने लायक नहीं होता। देखिएगा, ये भी गलत। इस तरह से 1 नंबर का जो चारों दिया हुआ है, ये चारों क्या होगा, गलत का चिन्ह लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम चलते हैं दूसरे नंबर पे। कम समय में हम सभी क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई कमी हो तो आप कमेंट जरूर करें। तो दूसरे नंबर में है, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। तो क नंबर में दिया हुआ है, झारखंड में वर्षा का विवरण डैश है, मतलब खाली स्थान है। तो खाली स्थान के जगह पे क्या भराएगा, असमय। वर्षा का विवरण असमय, कभी भी आ जाता है यहाँ पे वर्षा। यहाँ पे वर्षा का कोई निश्चित समय नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए, असमय। ठीक है, इस तरह से चलिए हम पढ़ते हैं ख नंबर। जल की 3 अवस्थाएं डैश डैश और डैश है, मतलब खाली जगह 3 है। तो 3 जगह पे क्या पड़ेगा, देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठोस, द्रव और गैस। ये तो आप जानते ही होंगे, इस जगह पे भराएगा, इस जगह पे। ठीक है, अब चलिए हम ग नंबर को पढ़ते हैं। वर्षा जल संचयन को डैश कहते हैं। वर्षा जल संचयन को क्या कहते हैं, तो वर्षा जल संचयन को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे घ नंबर। भूमि के अंदर जल के सिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भूमि के अंदर जल के सिरने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो उसको क्या पढ़ेंगे हम, अतः स्पंदन। यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए, अतः स्पंदन यहाँ दिया हुआ है घ नंबर का। ठीक है, उसके बाद अंग नंबर पे दिया हुआ है, नंबर पे, वन की कटाई से भौम जल स्तर में, यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए, वन की कटाई से भौम जल स्तर में डैश आई है, क्या आई है, कमी आई है। यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से दूसरा नंबर कंप्लीट होता है। चलिए ऊपर तीसरे नंबर में हम पढ़ते हैं, क्या दिया है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है, क्या दिया है, पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है, श्वसन प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, उत्सर्जन प्रक्रिया में, या वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 का घ, ये होगा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में होगा इसका उत्तर। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। क नंबर, बढ़ती जनसंख्या। ख नंबर, वनों की कटाई।
गौ नंबर अत्यधिक वर्षा और घ नंबर औद्योगिकीकरण। तो 2 का उत्तर होगा गौ। क्या होगा? अत्यधिक वर्षा वनों की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ज़्यादा पानी पड़ने से वन को क्या इससे हानि हो सकता है? कोई हानि नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम तीसरा नंबर पढ़ते हैं। जल निम्न में से कौन से द्रव्य अवस्था में नहीं पाई जाती है? ठीक है, हिमपात, झील का जल, नदी का जल, जल वाष्प। तो इसका हो जाएगा हिमपात। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है हिमपात। इस तरह से तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं चौथे नंबर पे। जल की कमी से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका हम उत्तर देखेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको अगर जल्दीबाजी में समझा नहीं पा रहे तो आप इसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कम समय में हमको वीडियो देना है, ये मांग होता है ज़्यादा। हम देखते हैं तो जल की कमी से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उत्तर हम इसका देखते हैं। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद जल के अभाव से पृथ्वी की हरियाली समाप्त होती है, हो जाएगी। पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पौधों के न रहने पर ही पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन। आगे हम पढ़ते हैं, गिरा रुकिएगा। ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और न ही पर्याप्त वर्षा होगी। इससे संबंधित अनेकों समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, घोरम 4 नंबर को आप अच्छे से देख लीजिएगा, उतार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे दिया हुआ जिससे परेशानी हो रही है थोड़ी बहुत। चलते हैं हम 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे दिया है प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो भूमिगत जल किसका वर्णन करना है? भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन करना है। तो देखिएगा, भूमिगत जल वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से, वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिस कर चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार सिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अतः स्पंदन प्रक्रिया। ठीक है, अतः स्पंदन प्रक्रिया किसको कहते हैं? तो वही सिरने की प्रक्रिया को कहते हैं। भूमि के नीचे, यहाँ पे दिया हुआ है, भूमि के नीचे वाली सतह को भौम जल स्तर कहा जाता है। भौम जल स्तर किसको कहा जाता है? भूमि के नीचे वाली सतह को भौम जल स्तर कहा जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिएगा। चापाकल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकाला जाता है। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ेंगे। भौम जल स्तर में कमी या अपक्षय, यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिएगा, ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बढ़ती मानव जनसंख्या तथा जल की मांग पृथ्वी के जल स्रोतों पर गहरा दबाव उत्पन्न कर रही है। सही बात, जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रहा है, तो एक घर में अगर 6 लोग हैं तो अगर 2 बाल्टी करके ही अगर स्नान करे, नहाया जाए, तो जानते आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना जल का खपत होगा। ठीक है, कि मांग पृथ्वी के जल स्रोतों पर गहरा दबाव उत्पन्न कर रही है। करीब 70% भूमंडलीय स्वच्छ जल सिंचाई में लग रहा है। स्वच्छ जल जो है सिंचाई में लग रहा है। कितना अफसोस का बात है, जिसे पीने योग्य है, जिसे हम हमारे लिए पीने वाली पानी जो होती है उसको हम सिंचाई करते हैं खेतों में, ताकि इस बढ़ती आबादी की आवश्यकता के लिए ज़्यादा उपज की जाए। घरेलू औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी जल पर दबाव पड़ा है। प्रति व्यक्ति जल की खपत भी बढ़ी है। देखिए, हम इस बात का भी चर्चा की, वो लिख दिया है यहाँ पे। एक व्यक्ति जो है पानी को कितना खर्चा करता है, वो मात्रा धीरे धीरे बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ा है। भौम स्तर में आई कमी के कारण, जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कौन कौन है तो देख लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि है ना, कृषिगत उपयोग, औद्योगिकरण, वर्षा का असमान वितरण, वन की कटाई, जल की बर्बादी। ठीक है, ये सब प्रमुख है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे दिया है दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है। ठीक है, दैनिक जीवन में जल का
क्या महत्व है? तो इसका पढ़ेंगे। आपने समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन द्वारा प्रसारित समाचारों में जल संकट की चर्चा एवं दृश्य देखे होंगे। आसपास के नलों और चापाकल के सामने पंक्तियों में लगकर पानी भरती महिलाएं भी देखी होंगी। सही बात, आप देखे होंगे बाजारों में इस तरह से, जिस तरह से होता है कि एक निश्चित टाइम होता है पानी आने का, और उस नल के सामने जैसे कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और अपना अपना नंबर लगा देते हैं, बाल्टी रख देते हैं। तो समझ सकते हैं कि जल का स्तर कितना गिरता जा रहा है, आने वाले समय में क्या होगा। कभी कभी इन लंबी कतारों में लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि ऐसा दृश्य विशेषकर गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है। और एक आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन होगा कि इन समय आप देखते होंगे कि कई ऐसे जानवर हैं जिनके घर में पानी नहीं मिल पाता है, तो आपके घर के सामने आके खड़ा हो जाता है, तो आप पानी उसे ज़रूर दें। सुबह को आप रोटी उसे ज़रूर दें, जहाँ तक आपसे संभव हो पाए, है ना। पक्षियों को पानी दें, ये अपनी ओर से करनी चाहिए जहाँ तक संभव हो सके, ठीक है। और जल की बर्बादी ना करें। देख लीजिए आज हम इसके बारे में कितना, जल के बारे में पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आसपास के नलों एवं चापाकल के सामने पंक्तियों में लगकर पानी भरती महिलाएं को देखी होंगी, है ना। कभी कभी इन लंबी कतारों में लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि ऐसा दृश्य विशेषकर गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है। गर्मी का समय आ गया, आप इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं बाजार में जाके। प्रखंड कार्यालय, आपने विद्यालय, प्रखंड कार्यालय, बड़े बाजारों में बड़े बड़े पोस्टरों को देखा होगा। इसमें जल की बचत का संदेश होता है, जिसे आप नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसे नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। इसमें जल को बचाने का संदेश दिया जाता है। आप भी कोशिश करें कि जल को बचाया जाए, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हिंदी दिया हुआ देख लीजिएगा यहाँ पे। वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है, वर्षा को हम संग्रहित करके क्यों रख सकते हैं, वो हमारे क्यों आवश्यक है, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। पिछले कुछ वर्षों में देश के साथ झारखंड में भी वर्षा कम हो रही है। सही बात है, इस साल भी हमारे झारखंड में कम वर्षा हुआ, जिसके कारण खेती नहीं हो पाया, किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। साथ ही शहरीकरण के कारण पेड़ों की कटाई, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, है ना, लगातार हो रही है। इस कारण आप देख रहे होंगे कि लॉकडाउन के बाद से हमारे झारखंड में कितने भवन निर्माण हुए हैं, कितने घर बना है ना। इस कारण जल की पुनः पूर्ति की बाधा उत्पन्न हुई है। यहाँ की जनता को जल के लिए कई घंटों तक कतार में रहना पड़ता है। हमारे झारखंड का हाल अभी से ऐसा है, तो आने वाले समय में क्या होगा। तो आप स्टूडेंट हैं, आप समझ सकते हैं, तो जल को बचाने की कोशिश करें। और दूसरे कोई भी अगर कोई ऐसा है जो जल को बर्बाद कर रहा है, तो उन्हें बर्बाद करने से रोकें, ठीक है। घंटों तक कतार में रहना पड़ता है, टैंकरों में पानी पहुंचाया जाता है, जलापूर्ति की होती है। अब चलते हैं हम 8वें नंबर पे। लिख दिया जेल, यहाँ पे जल होगा, ठीक है। जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जल संरक्षण की विभिन्न विधियां निम्नलिखित है। कौन कौन है हम जानते हैं, 4 विधियां देख लीजिएगा। तालाब एवं नहरों का निर्माण करके, टैंकरों के द्वारा पानी दूसरे स्थानों पर पहुंचाकर, गाँव में डोभा निर्माण करके, बांधों का निर्माण करके। आप देख रहे होंगे कि हमारे झारखंड में काफ़ी पिछले 2 सालों में कई तरह के क्या बनाया गया, डोभा निर्माण कराया गया। और आज वो डोभा में जो है सो इतने बड़े बड़े झाड़ी उग चुके हैं। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन आप इस पे आवाज़ उठा सकते हैं कि हमारे कई ऐसे जगह हैं हमारे गांव में जहाँ पे डोभा निर्माण हुआ है, लेकिन वो कोई काम का नहीं रहा है। तो बस वही चीज़ है, सरकार इसे सही तरह से निर्वहन नहीं कर पा रही है, नहीं चला पा रही है। इस सब चीज़ पर एक बार सर्वे करना चाहिए। आप मेरी इस बात से अगर सहमत हैं तो एक बार कमेंट भी कीजिएगा, हौसला बढ़ता है मेरा, ठीक है। तो चलिएगा, 8वां नंबर कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ड्रिप सिंचाई विधि क्या है, वर्णन कीजिए। ड्रिप सिंचाई विधि वैसी विधि है जिसमें किसानों द्वारा अपने खेतों में जल आपूर्ति पतले पाइपों के द्वारा फसलों की जड़ों में डाला जाता है, जिससे जल की बचत होती है। इससे बूंद बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बूंद बूंद पानी जो है सो गिरेगा। भीम जल और जलस्तर को दिखाते हुए रेखा चित्र बनाइए, उसे चिन्हित कीजिए। इस जगह पे आपको चित्र बनाना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार कोशिश कर लीजिएगा, अगर आ जाए एग्जाम में
तो बस खटिया खड़ा हो जाएगा उस टाइम। तो चलिए माफ़ी चाहेंगे, मजाक किया थोड़ा। 11वें नंबर पे क्या दिया है, मान लीजिए आपके क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है। यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए आपके क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है किंतु गर्मी के दिनों में कुआं का पानी सूख जाता है। आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोचक है, एग्जाम में भले ही ना आए लेकिन ये समझने योग्य है। हम अपने क्षेत्र में टंकी का निर्माण करेंगे जिससे वर्षा का जल संरक्षित हो। इसके बाद पानी को रिजर्वर की सहायता से उसे संरक्षित करके लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं या उसे कुएं में भी संरक्षित कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक कमेंट करके बताइए कि अगर आपको जल को संरक्षित करके रखना है, जल को संभालना है, तो आप कैसे संभालिएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 12वें नंबर में, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। हम अगर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं कि ये आएगा, तो उसमें से 2 जरूर ऐसा है कि आएगा। पूरी तरह से हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक तजुर्बा बताता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? तो जनसंख्या, कृषिगत उपयोग, वर्षा का असमान वितरण, वन की कटाई, जल की बर्बादी। और आपको हम एक इम्पॉर्टेंट टिप्स दे देते हैं कि देखिएगा, एग्जाम में दिया हुआ था कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उतरते हैं, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि हूबहू इसी आंसर को आपको नहीं उतारना है, आप अपने शब्द में बना के उत्तर दीजिए। सर हम आपको जो है सो 100% नंबर देंगे और साफ राइटिंग के साथ लिखिएगा, ठीक है। चलिए 13वें नंबर पे, 13वां नंबर क्या है, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, ठीक है। भौम जल को पुनः पूर्ति हम निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। कौन कौन तरीका है? जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाकर, हम दो हमारे दो, ये बहुत ही बढ़िया है। ऐसा अगर होगा तो, एक दो घर में ऐसा होता है कि एक दर्जन दर्जन बच्चे होते हैं, माँ बाप के जो है सो 12 बेटे हैं, 10 बेटे हैं, 8 बेटे हैं, ये बहुत गलत है। बस यही कारण है, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना होगा। औद्योगिकरण पर रोक लगाकर, ठीक है। औद्योगिकरण पर रोक हम तो नहीं ही लगा सकते हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पर हम रोक लगा सकती है, सरकार इस पर रोक लगा सकती है अगर चाह ले तो। वर्षा का समान वितरण करके, ठीक है, वर्षा के जल को भी आप संभाल के रखिए। वन की कटाई पर रोक लगाकर, वहाँ ये देखिए कि आपके साइड अगर ऐसा होता है कि जंगल की कटाई हो रही है, कि आपके शहर में ऐसा है कि आपके गांव के बगल में जो है सो सरकार जो है सो पौधारोपण कराई है और वहाँ पे लोग आ रहे हैं और वृक्ष को काट के डाल रहे हैं, काट काट के ले जा रहे हैं, तो आप इसका वीडियो आराम से बना के आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत कोई भी चीज़ वायरल हो जाती है। तो कोई अगर इस तरह से करता है कि पेड़ की कटाई कर रहा है कोई ऐसा, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा अपराध है, ठीक है। तो जल की संचय करके, आप इसको नोट कर लीजिएगा। झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह का कार्य कर रही है, इसमें हमारी क्या सहभागिता है, ठीक है। हम उत्तर को पढ़ते हैं। झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए तालाब को जनसंख्या में वृद्धि कर रही है, वो तालाब की संख्या में वृद्धि कर रही है, सही बात, तालाब निर्माण हो रहा है। इसके अलावा वृक्षारोपण की अनूठी मिसाल पेश की है। क्या आपकी तरफ में वृक्षारोपण किया जा रहा है या फिर झूठ लिखा हुआ है, आप ये बताइएगा कमेंट में। इसके अलावा वृक्षारोपण की अनूठी मिसाल पेश की है। इसके कारण गांवों में 3 फसलें उपजाई जा सकती है। जब सिमोन 28 साल के थे तब तो उन्होंने बारिश को नियंत्रित करने के लिए अल्प विकसित बांधें बनाई थी, ठीक है। ये तो 14 नंबर हो गया। हम चलते हैं 15वें नंबर पे। पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है, फिर भी पेयजल की समस्या है, कारण बताइए। सोचिए कि हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी का जो है सो 3/4 भाग ऐसा है कि एक भाग पर हम लोग रह सकते हैं और 3 भाग पर जल है, फिर भी हमारे लिए पानी का समस्या हो रहा है। ऐसा क्यों? जल की कमी पूरे विश्व में चिंता का विषय बन गई है।
ऐसा अनुमान है कि अब कुछ ही वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। कितना अफसोस का बात है। जल की कमी पर चर्चा करने से पूर्व हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए मात्र 1% जल उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से वीडियो हमारा खत्म होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कोई कमी हो तो उसे कमेंट करें। और आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।